So hey, yeah, future doctors, this is Devjit, your biology educator, and welcome to our YouTube channel Biologica. तो आज हम पढ़ते हैं समरी। तो समरी हमको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी यार नीट के अंदर क्वेश्चन है ना समरी से भी आ जाता है डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, फेयर यूटिलाइज O2 एंड फॉर्म CO2। तो बड़ा इजी है, बट ये पॉइंट आपको याद रखना है, हार्मफुल। अगर CO2 हार्मफुल नहीं होती तो कुछ ना कुछ हमारा बॉडी इसका फिर भी यूज कर लेती। हार्मफुल है इसलिए हमको निकालना है इसको बाहर, ठीक है। देन सेकंड आते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के हमने मेनली तीन स्टेप्स कैटेगराइज किए हुए हैं। पहला ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब सिंपल इंस्पिरेशन देन एक्सपिरेशन, सिंपल इंस्पिरेशन देन एक्सपिरेशन। देन सेकंड आता है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड एलुलाइड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमने क्यों लिया? क्योंकि इसके अंदर ही CO2 का अमाउंट ज्यादा है और O2 का अमाउंट कम है, ठीक है। तो CO2 को निकालना है और O2 लेना है। देन थर्ड आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ O2। हम आगे फर्दर पॉइंट्स पे जाते हैं। स्पायरोमीटर यूज्ड टू एस्टिमेट वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड टोटल कैपेसिटी। ऐसी वॉल्यूम और कैपेसिटी जिसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम का कंपोनेंट आ रहा है उसको हम सिंपल स्पायरोमीटर से एस्टिमेट नहीं कर सकते। देन आते हैं हम रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। देन सेकंड आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब देखो थिकनेस बढ़ेगी तो डिफ्यूजन पार करना उसको मुश्किल हो जाएगा, तो इसके 1 अपॉन थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। देन आते हैं O2 ट्रांसपोर्ट। O2 ट्रांसपोर्ट जो होता है 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब HbO2 और 3% डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है। देन CO2 ट्रांसपोर्ट जो होता है आपका 70% बाइकार्बोनेट से ट्रांसपोर्ट होता है, 20-25% आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से ट्रांसफर होता है और 7% आपका डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट स्लाइड पे। रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है? नॉर्मली इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को नॉर्मली एक रिदम के अंदर मेंटेन रखता है, उनका मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। देन आते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन पॉन्स एंड कीमोसेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू रिदम सेंटर। कौन सा रिदम सेंटर? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन मेडुला, ठीक है। याद रखना कीमोसेंसिटिव एरिया और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दोनों मेडुला ऑब्लोंगाटा में होते हैं और एडजेसेंट होते हैं दोनों एक दूसरे के। कैन ऑल्टर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। कैसे ऑल्टर करते हैं? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा? कि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को कम कर देगा और कीमोसेंसिटिव एरिया H+ और CO2 को डिटेक्ट करके पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ा देंगे। वेंटिलेशन बढ़ाने मतलब ब्रीदिंग बढ़ा देंगे, तो हम ज्यादा CO2 बाहर निकालेंगे और ज्यादा O2 अंदर लेंगे, ठीक है। So guys, please like, share and subscribe our channel. Keep supporting guys for such informative and interesting videos. आगे के चैप्टर्स भी हम ऐसे ही इंटरेस्ट से और ऐसे ही जोश से अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।